नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नीरज चंद जोशी। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ नगर निगम के मेयर पद पर कल्पना देवलाल की जीत होने के बाद पराजित प्रत्याशी व उनके समर्थकों द्वारा प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रेस वार्ता में जवाब देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष रहकर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करवाई। अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो लोग सुनियोजित तरीके से अफवाह फैला रहे हैं और सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणियां करके निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता व निष्पक्षता पर आक्षेप लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पिथौरागढ़ की आम जनता को मेरा प्रणाम। हाल ही में संपन्न जो नगर निकाय चुनाव 2025 हुए थे, उसकी मतगणना के पश्चात विशेष तौर पर पिथौरागढ़ शहर में एक वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इन अफवाहों में प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये एक गलत बयानबाजी की जा रही है और इस मतगणना की वैधानिकता और तथ्यों के साथ स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, इससे कि जो अफवाहें हैं उस पर रोक लग सके और आम जनता में सही सूचना का प्रसारण हो सके। तो तथ्य ये है कि पिथौरागढ़ नगर निगम में कुल 53 बूथों में मतगणना 14 टेबल में 4 राउंड में की गई थी। पहले तीन राउंड में प्रत्येक में 14 और अंतिम चौथे चरण में 11 बूथों पर या टेबल पर गणना करी गई। पहले 3 राउंड तक जो प्रत्याशी आगे रहे उनके द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा या गणना अभिकर्ताओं के द्वारा 14×3 यानी सभी 42 टेबलों पर कोई गणना में किसी भी टेबल पर कोई भी आपत्ति लिखित या मौखिक नहीं की गई, बल्कि सबके द्वारा मतगणना की पूरी तारीफ ही की गई थी। इसके पश्चात जो टेबुलेशन हुआ, आरओ टेबल पर कुल गणना हुई, हर राउंड वार जो टोटल आया था उस पर भी किसी के द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं करी गई। यहां तक कि जो चौथा राउंड था उसमें भी सभी 11 जो शेष बूथ थे उनकी गणना के दौरान भी किसी पक्ष के द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई। रिटर्निंग अफसर के द्वारा तीसरे राउंड की गणना के पश्चात कुल मतों को वो अंतिम और चौथे राउंड के कुल मतों से जब मिलाया गया तो 17 वोटों से श्रीमती कल्पना देवलाल विजयी रही थी। इसके पश्चात एक अन्य प्रत्याशी के एजेंट श्री ऋषेन मेहर के द्वारा ये मांग व्यक्त की गई कि रिकाउंटिंग कराई जाए। क्योंकि 53 टेबलों पर की गई किसी भी गणना में गणना टेबल पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी और कुल गणना को भी विभिन्न स्तरों पर वेरीफाई और उसके बाद रीवेरीफाई और उसके बाद तीसरी चौथी बार रीवेरीफाई करने के बाद ही कुल मतों को घोषित किया गया था। अतः रिकाउंटिंग का कोई आधार नहीं था और ऋषेन मेहर के द्वारा भी कोई स्पष्ट आधार जो है लिखित या मौखिक रूप से मतगणना को रिकाउंटिंग कराने का नहीं दिया गया था। चौथे राउंड में 7 बूथों पर स्थिति यह है कि जो चौथा राउंड में जो जिस वजह से जो है जो स्थितियां चेंज हुई उसमें यह था कि कुल 11 बूथ थे। 11 बूथों में 7 बूथों पर श्रीमती कल्पना देवलाल आगे रही और 4 बूथों पर श्रीमती मोनिका मेहर आगे रही। लेकिन जो श्रीमती कल्पना देवलाल की जो लीड थी इसमें जो कि तीसरे राउंड में 517 मतों से जो पिछड़ रही थी वो चौथे राउंड की कुल गणना के पश्चात वह 17 मतों से उनकी ज्यादा मत प्राप्त हुई, बढ़त हुई थी। इस प्रकार से 17 मतों की कुल बढ़त प्राप्त करने का कारण वह विजय घोषित हुई। इस संबंध में मैं आपको कुछ एक तथ्य और रखना चाहता हूं जो कि ये है कि रिकाउंटिंग का क्यों नहीं कराई गई ये बताया जा रहा है। तो उस संबंध में कुछ एक तथ्य आपके समक्ष पिथौरागढ़ की सम्रांत जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये थी कि जो 4 राउंड की गणना में किसी भी टेबल पर किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई थी। दूसरा ये कि तीसरे राउंड तक एक पक्ष और अंतिम राउंड में दूसरे पक्ष की बढ़त हो जाने के बाद बूथों के माध्यम से ये सब दिखाई दे रहा था, सबको पता था कि किस बूथ में कौन आगे बढ़ रहा है। इस पर भी इस समय तक भी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति जब सब टोटल गणना होगी उसके बाद आपत्ति को हंगामा करके करने लग गए थे। तीसरी बात यह है कि तीसरे राउंड के बाद ही क्योंकि पहले पक्ष के द्वारा ये कह दिया गया था कि हम आगे बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा एक तरीके से विजय उन्माद में एक हंगामा करने लग गए थे। तो तीसरे राउंड के बाद शहर में दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। आप सभी लोग जो मीडिया के बंधु और जो बाकी सब लोग वहां पर थे, मतगणना केंद्र के चारों ओर इनके समर्थकों के द्वारा झगड़ा, नारेबाजी और हंगामा प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही साथ एक दूसरे के सामने प्रदर्शन करने और रात्रि के समय किसी भी
प्रकार के झगड़े और बलवे को रोकने के लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने की संभावना भी बन गई थी। सभी पक्षों को शांत करने हेतु अब जो है परिणामों को शीघ्र घोषित करना आवश्यक था। माननीय चुनाव आयोग के माननीय प्रेक्षक की सहमति और अनुमति के उपरांत अंतिम परिणामों को घोषित किया गया था। एक चीज और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि रिकाउंटिंग कराने में रिटर्निंग अफसर का कोई रोल नहीं होता है। रिकाउंटिंग अगर करानी है तो चुनाव आयोग के द्वारा ही कराई जाती है और चुनाव आयोग अनुमति देता है तभी होती है। चुनाव आयोग के प्रेक्षक के स्तर पर इस चीज को एस्केलेट जो है चुनाव आयोग तक किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा जो रिकाउंटिंग के नियमों के अनुसार माननीय प्रेक्षक स्तर से ही अनुमति दी जानी थी, रिटर्निंग अफसर के स्तर पर नहीं दी जानी थी। माननीय प्रेक्षक के द्वारा पूरी मतगणना में किसी भी टेबल पर किसी भी स्तर पर कोई भी सब्सटेंशियल एरर प्राप्त नहीं होने, वर्तमान तक का कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत नहीं प्राप्त होने और उचित मतगणना होने के दृष्टिगत उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रिकाउंटिंग का कोई आधार नहीं है। तो ये पूरा नियम के आधार पर हुआ। तो इसमें स्पष्ट है कि कोई भी प्रत्याशी जब तक जीत रहा था तब तक प्रशासन की वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मैं तो माननीय विधायक जी से भी मिला, मैं प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में भी मैं उनको शांत कराने के लिए गया। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि बहुत अच्छी काउंटिंग हो रही है, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ है। लेकिन चौथे राउंड के पूरा होने के बाद आपत्ति करना अगर करते हैं वो भी टोटल काउंटिंग के बाद, तो इसमें रिटर्निंग अफसर का कोई रोल नहीं है। अगर स्पष्ट रूप से अगर उनको रिकाउंटिंग में कोई आधार था तो उनको रिटर्निंग अफसर के बजाय चुनाव आयोग के प्रेक्षक जो कि वहां पर मौजूद भी थे उनके स्तर पर उसको बताना चाहिए था और उसमें कोई सब्सटेंशियल कोई ऐसा तथ्य उनके द्वारा चुनाव आयोग के प्रेक्षक को या इवन रिटर्निंग अफसर को भी नहीं दिया गया। तो यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में रिटर्निंग अफसर और माननीय प्रेक्षक का ही यह निर्णय था कि नियमों के तहत रिकाउंटिंग करानी है अथवा नहीं। स्थानीय प्रशासन की और विशेष तौर पर जिलाधिकारी की कोई भी इसमें भूमिका नहीं रहती है। मेरा पिथौरागढ़ की सम्रान जनता से पुनः एक अनुरोध है, कुछ अनुरोध है। पहली बात तो कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है बिल्कुल फुल प्रूफ रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका भी नहीं है, न तो टेबल के स्तर पर न ही रिटर्निंग अफसर के स्तर पर। दूसरा मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरा जो सभी प्रत्याशी हैं राजनीतिक दलों के, उनसे भी यह अनुरोध है कि आपत्तियों को सुनने के लिए वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकल्प लोकतंत्र में सभी के पास उपलब्ध है, अपील का अधिकार उनके पास उपलब्ध है। और मैं जनता से भी एक चीज अपेक्षा करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध भी करना चाहता हूं, बड़ा हम्बल विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, सादर अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके द्वारा मेरे कार्यकाल में मेरे जिलाधिकारी का जो पदभार ग्रहण करने के पश्चात पिछले 5 माह का आपने मेरा कार्यकाल और मेरी टीम का कार्यकाल मेरे नेतृत्व में देखा है। आपको मालूम है कि मैं और मेरी पूरी टीम जनता के कल्याण के लिए बिल्कुल समर्पित है और हम समर्पित भाव से ग्रास रूट लेवल पर कार्य कर रहे हैं। अगर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो आरोप प्रत्यारोपों में प्रशासन को उलझाने से आम जनता का ही नुकसान होगा और बाद में फिर ये जनपद के विकास के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं सभी प्रत्याशियों से और उनके समर्थकों से, जो कि उनको भी एक तरीके से जो गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं और उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि ये प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो हम कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग न किया जाए सोशल मीडिया माध्यमों से या अन्य माध्यमों से। ये हमारी शोर की संस्कृति नहीं है, ये हमारे पहाड़ की संस्कृति नहीं है। इसको आप लोग इसको इग्नोर करें और इसको बिल्कुल न करें और आम जनता में कोई किसी भ्रम की स्थिति को न फैलाएं। एक चीज और मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं कि अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ हानि की गणना करने में आप ठीक है करें इसको, लेकिन आप अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ हानि की गणना करने में प्रशासन को पक्ष नहीं बनाएं। प्रशासन सदैव ही निष्पक्ष है और सदैव ही निष्पक्ष रहेगा। तो जो इस समय अफवाहें चल रही हैं कि कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी की, तो मैं उन अफवाहों का जिला प्रशासन की ओर से कड़े शब्दों में खंडन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करते हुए राजकीय कर्मचारी व शिक्षक संगठनों ने जिला कार्यालय परिसर के निकट रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया व अप्रैल माह तक पुरानी पेंशन योजना बहाल न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
धरना प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र लुंठी, जिला सचिव मोहित बिष्ट, बेरीनाग ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पंत, जिला खेल समन्वयक विक्रम दिगारी, जिला उपाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ प्रीति वर्मा, जिला अध्यक्ष कोषागार संगठन दीपा वर्मा, जिला अध्यक्ष पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन सौरभ चंद, नवीन पाठक राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री प्रवीण रावल, शिक्षक कृष्णानंद जोशी व अन्य शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। आवाज दो, आवाज दो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, जीपीएफ सुविधा बहाल करो, जीपीएफ सुविधा बहाल करो। अरे खुद को पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? खुद को पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। पूजा मसाला लघु उद्योग टकाना निकट राजा होटल की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सामाजिक कार्यकर्ता व समाजसेवी शकुंतला दत्ताल ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर बताया कि घसकू से कुरीला मोटर मार्ग निर्माण का कार्य टेंडर लगने के बाद भी 10 वर्ष से रुका हुआ है। जौलजीवी मेला स्थल के सौंदर्यीकरण तटबंध निर्माण का कार्य 2021 में सीएम धामी की घोषणा व वित्तीय स्वीकृति के बाद भी कार्यदायी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने डीएम से उक्त कार्यों को अतिशीघ्र पूरा कराने के लिए उचित कार्यवाही करने की मांग की। मैं ये कितने बार आ गई, जिलाधिकारी के पास भी आई, सभी अधिकारी पर प्रशासन के पास कितने दौर लगा रही हूँ मैं। SDM साहब के वहाँ भी गए, DM साहब के वहाँ भी गए, भी कोई हल नहीं हो रहा है। ये घसकू से कुरीला वाला रोड ना 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसका क्या कारण है का साहब को जानकारी नहीं मिली और एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो पहली और ये दूसरा काम है गोरी नदी का मुख्यमंत्री घोषणा का काम है। गोरी नदी में जो सुरक्षा दीवार और रोड के लिए तो वो काम भी करने हुआ है, इसलिए जल्दी कर दो करके DM साहब के वहाँ आई हूँ। नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में पराजित प्रत्याशी मोनिका महर व उनके समर्थकों ने न्याय की देवी कोटगाड़ी के दरबार में न्याय की गुहार लगाकर देवी मां से अन्याय करने वालों को सजा देने की मांग की। न्याय की देवी मां कोकिला कोटगाड़ी दरबार में आए हैं और जिस तरीके से 25 तारीख को जो नगर निगम पिथौरागढ़ मेयर पद के चुनाव की मतगणना चल रही थी, वहाँ पे जो घोटाला किया गया है दूसरे राउंड के बाद, वो किसी से छुपा नहीं है। उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, भाजपा के बहुत से नेता मंत्री, जिलाधिकारी, CDO, चुनाव अधिकारी, EDM सारे लोग लिप्त हैं। ऑब्जर्वर भी उसमें लिप्त है। हम कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे, लेकिन आज हम क्योंकि देवभूमि में रहते हैं तो माता के हम दरबार में आए हैं और मैं गुहार लगाता हूँ
कि माता, अगर मेरे साथ अन्याय जिस तरीके से इन लोगों ने किया है तो उस अन्याय के लिए मुझे न्याय चाहिए। जिसने भी इस अन्याय में जो संलिप्त है उनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में किसी के साथ ये लोग इस तरीके का अन्याय न करें। और ये अन्याय किसी से छुपा नहीं है। मैं माँ से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जिसने अन्याय किया है उसको आप सज़ा दो और मुझे आप न्याय दो, मेरी धर्मपत्नी को आप न्याय दो, जो हमने मेहनत से, लगन से, आपके आशीर्वाद से, पिथौरागढ़ के लोगों का आशीर्वाद से हम चुनाव जीते थे, लेकिन अन्याय करके, षड्यंत्र रच के हमें हराया गया। तो इसका न्याय मांगने के लिए मैं आज माँ के दरबार में आया हूँ और मैं माँ से यही कहूँगा कि जिसने भी अन्याय हमारे साथ किया है आप उनको सज़ा दो। जिसने अन्याय नहीं किया है आप उनको कुछ मत करो, लेकिन जो अन्यायी हैं उनको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है।